उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में जहां ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ आसमान से बातें करते थे और नीचे गहरी खाइयां किसी रहस्य की तरह फैली हुई थीं, वहां एक गरीब लकड़हारा रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर पहाड़ की ठंडी चट्टानों पर बना हुआ था। बारिश आते ही चारों ओर धुंध छा जाती, नमी से पत्थर फिसलन भरे हो जाते और ठंडक हड्डियों तक उतर जाती। पर यही चट्टानें रामू की जिंदगी की कसौटी थीं, यही उसका सहारा थीं और यही उसकी परीक्षा भी। रामू बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। उसके पिता भी लकड़हारे थे और जब वह 10 साल का था तभी एक हादसे में उनका निधन हो गया। माँ ने जैसे तैसे उसे पाला। पढ़ाई के लिए साधन न थे, लेकिन मेहनत की कमी कभी नहीं थी। अब वही रामू बड़ा होकर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी गोमती और 2 बच्चों राधा और मोहन के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी टीन की छत और पत्थरों की दीवारों से बनी थी। बरसात में टीन की छत से लगातार टपकती बूंदें जैसे जीवन का गीत गाती, कभी उदासी का, कभी उम्मीद का। गांव में बरसात का मौसम किसी उत्सव से कम नहीं था। खेतों में हरियाली फैल जाती, नदियां कल कल करती और लोग उम्मीदों से भर जाते कि इस साल फसल अच्छी होगी। लेकिन रामू के लिए यह मौसम कठिनाइयां भी लाता। लकड़ी काटने के रास्ते फिसलन भरे हो जाते, घर की दीवारें नमी से गलने लगती, बच्चे अक्सर सर्दी खांसी से परेशान हो जाते। फिर भी रामू हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल निकल जाता। उस दिन सुबह से ही बादल घिर आए थे, हवा में ठंडक थी, चट्टानों पर पानी की धाराएं ऐसे बह रही थीं जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। रामू ने गोमती से कहा, आज जाना बहुत ही जरूरी है। अगर लकड़ी बेचने बाजार न गया तो घर में अनाज कैसे आएगा? भूखे पेट तुम सबको देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे रास्ते कितने ही फिसलन भरे और खतरनाक क्यों न हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन सुनो, रास्ते आज बहुत कठिन हैं। बारिश से कीचड़ और फिसलन बढ़ गई है। जरा सा चूक गए तो चोट लग सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका सहारा कौन बनेगा? जाते ही हो तो कम से कम संभल कर जाना। तुम्हारी सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बाबा, जल्दी लौट आना, हमें इंतजार लंबा न कराना। देखो, हम सब मिलकर तुम्हारे आने तक आग जलाकर घर गर्म रखेंगे, लेकिन बिना तुम्हारे ये आग भी अधूरी लगेगी। वादा करो, जैसे भी हो सूरज ढलने से पहले लौट आओगे। रामू मुस्कुराया और निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचने के लिए रामू को पहाड़ी रास्ते से होकर जाना पड़ता। रास्ते में ठंडी चट्टानों पर जमी काई से पांव बार बार फिसलते। बारिश की बूंदें उसकी आंखों पर पड़ती, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंचा। गरीबी ने ही मजबूर कर दिया है। इतनी ठंड और बारिश में घर से बाहर आना पड़ा, लेकिन ऊपर वाला ने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। आज मुझे जंगल में पड़ी हुई इतनी सारी लकड़ियां मिल गईं। काश इसी तरह मेरी पूरी जिंदगी भी आसान होती। तभी अचानक एक अमीर आदमी जो अक्सर गांव के गरीबों पर हावी रहता था वहां आ पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे रामू, ये क्या कर रहा है तू? दिन रात मेहनत का ढोंग करता है और पीछे से चोरी करता है। ये लकड़ियां तेरी नहीं है, मेरी जमीन से काटी गई है। सोच भी कैसे लिया कि मेरी आंखों से बच जाएगा? मेहनत से कमाना तुझे आता नहीं, बस चोरी करके पेट भरना ही सीखा है। अभी बता, मेरी जमीन से बेशर्मी से काटकर ले जा रहा है या नहीं? रामू चौंक गया। उसने समझाने की कोशिश की। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं हमेशा गांव के नियमों के अनुसार ही जंगल से लकड़ी काटता हूं। जितना हिस्सा जमीन पर टूटकर गिर गया वह लिया है, उससे ज्यादा कभी नहीं लिया। मैं गरीब जरूर हूं, मगर चोरी करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। पेट की आग बुझाने के लिए पसीना बहाना जानता हूं, किसी का हक छीनना नहीं। आप चाहें तो गांव के बुजुर्गों से पूछ लीजिए, मेरा सच सामने आ जाएगा। चुप रह रामू, मुझे बेवकूफ मत बना। सबकी नजरें मेरी जमीन पर रहती हैं और तू तो हमेशा मौका ढूंढता है। तेरी ये मीठी बातें मुझे फुसलाने के लिए हैं। मैं जानता हूं तू चोरी कर रहा है। अब चाहे तू माने या ना माने, मैं पंचायत में तेरी शिकायत करूंगा। वहीं पता चलेगा तेरी ईमानदारी का असली सच। चल, अब बचकर नहीं जाएगा तू। कुछ ही देर में मामला पंचायत तक पहुंच गया।
अमीर आदमी ने सबके सामने कहा, पंचों, यह आदमी भले ही गरीबी का रोना रोए, मगर चोरी करने में माहिर है। मैंने अपनी आंखों से इसे मेरी ही जमीन से लकड़ी काटते हुए पकड़ा है। जब मैंने रोका तब भी यह मना करता रहा, लेकिन सच तो यही है कि मेरी मेहनत और जमीन का हक इसने छीन लिया। इसके कारण मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। लकड़ियां भीगकर खराब हो गईं और कई दिन का मेरा समय भी बर्बाद हो गया। इसलिए मैं पंचायत से मांग करता हूं कि इस नुकसान की भरपाई रामू से करवाई जाए। 5,000 रुपए से कम का हर्जाना मुझे मंजूर नहीं, वरना सबके लिए मिसाल गलत जाएगी। पंचों, आप सब मेरे बड़े हैं। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो गांव के नियमों के हिसाब से ही लकड़ी काटता हूं और कभी किसी की जमीन पर हाथ तक नहीं लगाया। बलराम भैया की बात झूठी है। मेरे पास 5,000 रुपए कहां से आएंगे? मेरे बच्चों को तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता है। अगर आप मुझे यह भारी हर्जाना देंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कृपा करके मेरा सच समझिए, मैं निर्दोष हूं। पंचों ने थोड़ी बातचीत के बाद फैसला सुनाया। रामू, तूने चोरी की हो या नहीं, इस पर हम लंबी बहस नहीं करेंगे। लेकिन सच ये है कि जब बलराम ने तुझे पकड़ा तब तू उसकी जमीन पर ही खड़ा था। अब चाहे तू मान या ना मान, उससे उसका नुकसान हुआ है। बलराम की बात और उसका दावा हमें सही लगता है, इसलिए पंचायत का फैसला है कि तुझे 5,000 रुपए हर्जाने के रूप में भरने होंगे। यही न्याय है और यही नियम। पंचायत का आदेश सबको मानना पड़ेगा। यह सुनकर रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में आंधी चलने लगी। जो मेहनत से कमाता हूं वो भी दूसरों के आरोपों में खो जाएगा, लेकिन हार मानने से बच्चों का पेट खाली रह जाएगा। मुझे इस अन्याय का सामना भी करना होगा और रास्ता भी निकालना होगा। उस शाम जब वह वापस पहुंचा तो देखा कि छत से पानी टपक टपक कर घर के भीतर छोटे छोटे गड्ढों में भर रहा है। बच्चे सिकुड़कर कोने में बैठे थे और आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने लकड़ी रखी और सबको पास बैठाया। उसने बच्चों से कहा, याद रखना, जिंदगी भी इस बारिश जैसी होती है, कभी ठंडी, कभी तेज, कभी डरावनी। लेकिन अगर हम आग यानी हिम्मत जलाते रहें तो सबसे कठिन रात भी कट जाती है। बच्चों ने चमकती आंखों से पिता की बातें सुनी। बरसात का मौसम पूरे जोर पर था। आसमान से लगातार मूसलाधार पानी बरस रहा था। ठंडी हवा शरीर में सुइयों सी चुभ रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और चट्टानों पर पानी बहकर नालों की तरह बह रहा था। रामू अपने टूटे फूटे घर में बैठा सोच रहा था। पंचायत ने 5,000 का हर्जाना लगाया है, लेकिन मेरे पास तो 500 भी नहीं है। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? सुनिए जी, बच्चों के लिए कुछ सोचो। अब तो हर दिन डर के साए में कट रहा है। बलराम रोज आकर धमकी देता है। कभी कहता है कि घर खाली कर दो, कभी कहता है कि पैसे दो। मुझे नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं सचमुच हमें इस छत से भी बेघर न कर दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ ले जाऊंगी इन्हें मैं? बारिश है, ठंडी हवाएं हैं। अगर घर छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? गोमती, मैं भी यही सोचकर टूट जाता हूं। मैंने तो किसी का नुकसान किया भी नहीं, न किसी की चीज छीन ली, न किसी का हक मारा। फिर भी मुझे हर दिन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? क्या गरीब होना ही मेरा अपराध है? अगर मेहनत करके भी इज्जत से जीना गुनाह है तो बताओ, मैं बच्चों के लिए क्या करूं? हर दिन लगता है जैसे मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। इसी बीच रात का समय हो चला था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर हथौड़ों की तरह बज रही थीं। तभी गांव का वही अमीर आदमी अपने 4 चेलों के साथ वहां आया। उसके चेहरे पर घमंड की रेखाएं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, रामू, 5,000 देने थे। आज तीसरा दिन है, चुकाए या नहीं? भैया, मेरी हालत देखो। बच्चों के लिए रोटी का भी इंतजाम मुश्किल है। थोड़ा समय दो, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, गरीबों का वादा हवा में उड़ता है। तुम्हारे जैसे लोग बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो जेब खाली रहती है। अगर अभी मेरे पैसे नहीं हैं तो साफ साफ कहो और ये घर खाली कर दो, वरना मैं अभी नौकरों को बुलाकर तुम्हारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। समझे तुम? मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। साहब, जरा इंसानियत से सोचिए। रात का वक्त है, आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही है। देखिए,
मेरे छोटे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, उनकी हड्डियां तक जम रही हैं। घर की छत से पानी टपक रहा है और आप हमसे कह रहे हैं कि बाहर चले जाओ। हमें थोड़ी मोहल्लत दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, सुबह तक जंगल से लकड़ी लाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन आज की रात हमें इस छत के नीचे रहने दीजिए। गरीब का एक ही सहारा होता है, उसका घर। अगर वहीं छिन जाएगा तो हम कहां जाएंगे? साहब, हमारी मजबूरी समझिए। मैंने चोरी नहीं की थी और अभी भी बस अपने बच्चों को सर्दी से बचाना चाहता हूं। गरीब की मोहलत अमीर का नुकसान है। निकलो यहां से। फिर उसके चेलों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। गोमती ने बच्चों को सीने से चिपका लिया। राधा रो रही थी। बाबा, हमें कहाँ ले जाओगे? बाहर तो अंधेरा है, हर जगह पानी ही पानी है। अगर हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ सोएंगे? माँ कह रही थी कि ठंड से बीमार पड़ जाते हैं। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मत डरो मेरे लाल, पिता का सीना अभी भी मजबूत है। ये घर हमारा नहीं रहा, लेकिन मेरी बाहें अभी भी तुम्हारा सहारा हैं। आओ, मेरी गोद में छिप जाओ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक कोई आंधी तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं इन ठंडी चट्टानों पर भी आग जलाऊंगा। बस भरोसा रखना अपने पिता पर। रामू परिवार को लेकर घर से बाहर आ गया। चारों ओर अंधेरा, तूफान और बारिश थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। वे सब गांव के किनारे वाली बड़ी ठंडी चट्टान पर जाकर बैठ गए। बच्चे कांपते हुए एक दूसरे से लिपट गए। गोमती ने भीगी साड़ी से बच्चों को ढकने की कोशिश की, लेकिन साड़ी खुद भी पानी से लथपथ थी। रामू उस वक्त टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की ताकत दे। लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इन्हें क्यों इतना दुख सहना पड़ रहा है? उसकी आवाज बारिश में गुम हो गई। गांव वाले यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अमीर आदमी के डर से कोई आगे न आया। इस बेरुखी ने रामू के दिल को और भी घायल कर दिया। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपको बड़ा घर दिलाऊंगी। ऐसा घर जिसमें बारिश का पानी अंदर न आए। बाबा, क्या भगवान हमें नहीं देख रहे? अगर देख रहे हैं तो हमें घर क्यों नहीं दे रहे? रामू इन मासूम सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। उसकी आंखों से आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। उसकी भीगी आंखों और कांपते हाथों में भी अटूट ममता झलक रही थी। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो। माँ की गोद ही अभी तुम्हारा घर है। चाहे सारा संसार हमें ठुकरा दे, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं छिनेगा। रामू ने आंसुओं को पोंछते हुए ठंडी चट्टान पर खड़े होकर मन ही मन प्रण किया। आज हमें घर से निकाला गया है, लेकिन यह आखिरी बार होगा। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं अपने परिवार के लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसे कोई तोड़ न सके। और वह घर सिर्फ पत्थरों का नहीं होगा, बल्कि मेहनत, शिक्षा और सच्चाई का होगा। उस बरसाती रात ठंडी चट्टानों पर रामू और उसका परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। बच्चे थककर माँ की गोद में सो गए। गोमती उनकी रखवाली करती रही और रामू आसमान को ताकते हुए भविष्य के सपनों को अपने दिल में पक्का करता रहा। बारिश की हर बूंद जैसे उसे चुनौती दे रही थी, लेकिन वह जानता था, जिस इंसान के पास परिवार के आंसू पोंछने का हौसला है, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। सुबह की पहली किरण के साथ ही रामू अपने बच्चों और पत्नी को लेकर गांव से कुछ दूर निकल पड़ा। वहां पहाड़ी के उस पार एक दूसरी चट्टान थी, कुछ ऊंची, कुछ चौड़ी और पहले से ज्यादा मजबूत। रामू ने उस चट्टान को देखकर कहा, यही होगी हमारी नई जगह। ये चट्टान भले ठंडी है, लेकिन यही हमारी गर्मी, हमारी उम्मीद बनेगी। यहीं हम नया घर बनाएंगे। रामू ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटता, दिन में पत्थर तोड़कर चट्टान पर लाता, शाम को परिवार के साथ मिलकर दीवारें खड़ी करता। गोमती मिट्टी और घास लाकर दीवारों की दरारें भरती। राधा और मोहन छोटे छोटे पत्थर उठाकर लाते और पिता की मदद करते। बरसात अब भी रुक रुक कर हो रही थी। ठंडी हवा के बीच भी रामू पसीने से तरबतर हो जाता, लेकिन उसके माथे पर शिकायत नहीं, बल्कि संकल्प की लकीरें थीं। कई बार उसके हाथ छिल जाते, पैर से खून निकलने लगता, लेकिन वह कहता, ये जख्म हमारे नए घर की नींव है। जितना दर्द होगा
उतना मजबूत होगा हमारा भविष्य। रात को जब सब थक कर बैठते तो गोमती कहती, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि ईश्वर अब देर तक चुप नहीं रहेगा, वह भी हमारी सुनवाई करेगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि इतने सच्चे दिल से मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ईश्वर तो उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं तो आसमान से कभी चमत्कार नहीं टपकेगा, पर अगर हम ठंडी चट्टानों पर भी पसीना बहाएंगे तो एक दिन यही चट्टानें हमारे घर की नींव बनेंगी। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी कि रामू ने दूसरी चट्टान पर नया घर बनाना शुरू कर दिया है। ये बात उस बलराम तक पहुंची जिसने पहले उसे घर से निकाला था। वह तिलमिला उठा। यह गरीब अब भी हार नहीं मानता, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये अपनी मेहनत से खड़ा हो गया तो गांव में मेरी हुकूमत कौन मानेगा। उसने तय किया कि वह रामू को फिर से परेशान करेगा। जब रामू दीवार पर टीन की छत जमाने की कोशिश कर रहा था, तभी अमीर आदमी अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने व्यंग्य से कहा, वाह रामू, क्या बात है, तू तो बड़ा सपना देख रहा है। ये चट्टान पर घर बनाएगा। हाँ, तू समझता क्या है कि धरती बस ऐसे ही किसी के भी लिए खड़ी है। यह जमीन किसी की बपौती नहीं है कि तू आकर बस जाए। यह मेरी जमीन है, मेरे परिवार की खच्चर खेत की सीमा है, और मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं करूंगा जो बिना मुझसे पूछे यहां आकर अपना हक जताए। समझ गया? या फिर मैं तुम्हें आज ही यहां से भगा दूं, तेरे इस अधूरे घर को जमींदोज कर दूं। यह चट्टान किसी की निजी बपौती नहीं है, यह धरती है, सबकी सहायता और आश्रय की। यह गांव की जमीन है। मैं किसी के अधिकार की हानि नहीं कर रहा। न मैंने किसी की पेड़ पौध काटे, न किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया। मैंने अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने इरादे से यह घर बनाना शुरू किया है, चोरी नहीं की। अगर किसी बात का हिसाब किताब करना है तो अपने मजदूरों, अपने कागज और अपनी जमीन के कागज दिखाइए, न कि गरीबों पर इल्जामों की तलवार घुमाइए। हम भूखे हैं पर कंगाल नहीं, हमारी इज्जत भी है। तेरी हिम्मत, किस हक से तू मुझे टोकता है? मैंने कहा था यहीं खड़ा मत रह। आज ही मैं अपने लोगों को बुलाकर इस अधूरे घर को मिटा दूंगा। दिखा दूंगा कि कौन मालिक है और कौन सिर्फ खालिस मेहनतमंद। तू अपनी ताकत और दौलत को बड़ा समझता है, पर याद रख, ताकत सिर्फ जोर से नहीं, नेक इरादों और लोगों के साथ खड़े होने से आती है। अगर तूने आज मेरे परिवार पर अन्यों की नजर डाल दी तो उस घमंड का हिसाब भी तो किसी दिन होना ही है। पर अब धमकी से कुछ नहीं होगा। तू चाहकर भी हमारे डर को नहीं खरीद सकता, क्योंकि न जानता हूं ये जमीन किसी की निजी नहीं है, ये तो गांव की जमीन है। अगर मेरा घर तोड़ना होगा तो मिट्टी पर ले आ, पर हमारी आत्मा और हमारे हक को तू कभी मिटा नहीं पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? आज ही तेरा यह अधूरा घर तोड़ दूंगा। उसके साथ ही दीवारें गिराने को आगे बढ़े। गांव के कुछ लोग यह सब दूर से देख रहे थे। पहले वे चुप रहे थे, लेकिन अब कई लोग रामू की जिद देखकर सोच में पड़ गए। यह आदमी कितना साहसी है, गरीब होकर भी हार नहीं मानता। रामू सही कह रहा है, यह चट्टान किसी की निजी संपत्ति नहीं, हर इंसान को जीने का हक है। अगर अमीर आदमी इसे रोकने की कोशिश करेगा तो हम भी रामू का साथ देंगे। गांव वालों की बात सुनकर बलराम आगब बूला हो गया। ठीक है, देखते हैं कब तक टिकता है। बारिश का मौसम है, पहली आंधी में यह घर वैसे ही ढह जाएगा। ये कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की चिंगारी साफ झलक रही थी। रामू ने गहरी सांस ली। बरसात की रातें अब भी ठंडी थीं, हवाएं अब भी काटती थीं, लेकिन रामू के दिल में गर्मी थी, सपनों की गर्मी, संघर्ष की गर्मी और परिवार को बचाने की गर्मी। नई चट्टान पर खड़ा होता हुआ छोटा सा घर अब उनके लिए सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि आशा का किला था। रामू जानता था कि अमीर आदमी बार बार रोकेगा, लेकिन अब उसके पास डरने का समय नहीं था। बरसात के मौसम की वह सुबह अलग थी। गांव में डुगडुगी बजाई गई और सबको पंचायत चौपाल पर इकट्ठा होने को कहा गया। रामू और उसका परिवार भी वहां पहुंचे। उनकी आंखों में अब तक की तकलीफें और बेघरपन की उदासी साफ झलक रही थी। दूसरी ओर बलराम अपने नौकरों और रौब के साथ पंचायत में आ धमका। पंचायत चौपाल पर बड़े नीम के पेड़ की छाया तले पंच बैठ गए। रामू, तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि तुमने जंगल से लकड़ी चोरी की और गांव के नियमों का उल्लंघन किया।
एक ऐसा गंभीर मामला जिससे सामुदायिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमने इस पंचायत में मिलकर उस दिन की घटनाओं की सुनवाई करने का फैसला किया था, क्योंकि पंचायत का काम ही यही है कि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, सबका हक और न्याय सुनिश्चित हो। पंचायत उसी समय की आवाज है जब किसी मजलूम का दबाव बढ़ता है। अब तुम सामने आओ, यदि तुम्हारे पास कुछ कहना है या उस दिन की कोई सच्चाई है तो खुलकर बताओ। यह मौका तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी सफाई पेश करो और सबके सामने सच उजागर कर दो। सरपंच जी, मैं यहाँ खड़े होकर पूरे दिल से कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मेरे घर में भूखमरी का डर था। बच्चे रोज रात को खाली पेट सुल जाते थे। उसी मजबूरी में मैं जंगल गया था। मैंने पेड़ों को काटा नहीं, न किसी खड़ी लकड़ी को छीना। वहां जमीन पर सूखी और खुद ब खुद गिरी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं, जिसे उठाना किसी के हक में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। मैं उन सूखी लकड़ियों को उठाकर अपने घर की छोटी सी आग जलाना चाहता था, ताकि मेरे बच्चों की ठिठुरती सांसें थम सकें। मेरा कपड़ा, मेरा दैनंदिन सब कुछ गरीब होने के कारण जर्जर है, पर मेरा इरादा कभी चोरी का नहीं था। मैं सिर्फ अपने परिवार की रोटी के लिए जूझ रहा था। अगर यह भी अपराध है तो बताइए, गरीबों के लिए कहां जाए? यह सब बहाने हैं। मैं वह आदमी हूं जिसकी जमीन और हक की रक्षा का इल्जाम मैं अपने पास रखता हूं। इन गरीब लोगों की चालाकी को मैंने पहले भी देखा है। मासूम बनकर आंख धोना और दूसरों की मेहनत पर हाथ मार लेना, सूखी लकड़ी उठाना या हरी डाल काटना, किसी भी तरह की अवैध सुखाड़ खंद से जंगल का संतुलन बिगड़ता है। अगर आज इसे छोड़ दिया गया तो कल औरों के लिए भी यही रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए मेरे विचार में सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी समुदाय का संसाधन इस तरह बेजुबानी से न लूट सके। तभी भीड़ से एक वृद्ध आदमी आगे बढ़ा। ये थे जंगल के रखवाले काका, गांव के सबसे ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति। उनकी कठोर आंखें सबको चुप कराती थीं। उन्होंने सरपंच से कहा, जिस दिन अमीर आदमी ने रामू पर इल्जाम लगाया था, उसी दिन मैं जंगल में मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रामू ने कोई हरी डाल नहीं काटी थी। वह तो बस जमीन पर गिरी सूखी लकड़ियां उठा रहा था। यह कोई अपराध नहीं है। इतने दिनों से मैं बीमार था, पंचायत नहीं आ सकता था, इसलिए आज अपनी गवाही देने आ गया। सभा में सन्नाटा छा गया। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। सरपंच खड़े हुए और कठोर स्वर में बोले, पंचायत ने सब सुन लिया है। जंगल के रखवाले की गवाही सबसे बड़ी सच्चाई है। रामू निर्दोष है। उस पर लगाया गया इल्जाम झूठा था। रामू और उसके परिवार को झूठे आरोप में बेघर किया गया। यह गरीब आदमी और उसके बच्चों ने ठंडी चट्टानों पर बारिश में रात बिताई। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंचायत का फैसला है कि बलराम रामू को 50,000 रुपये हर्जाना देगा। साथ ही रामू को उसका पुराना घर तुरंत वापस लौटाया जाएगा। गांव में शांति छा गई। सबकी नजरें अमीर आदमी पर टिक गईं। धन्यवाद काका, आपने सच्चाई बताकर मेरी इज्जत बचा ली। धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद पंचायत, आपने गरीब की आवाज सुनी। आज मुझे विश्वास हो गया कि न्याय अभी भी जिंदा है। याद रखना, सच्चाई पर डटे रहो, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। आज हमारी जीत सिर्फ घर की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की है। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के थे। बलराम का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल था। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पंचायत के फैसले के सामने उसकी आवाज दब गई। गांव वाले उसकी ओर देखकर कह रहे थे, इतने बड़े आदमी ने इतना छोटा काम किया, झूठे इल्जाम से गरीब को रुलाया, अब इसका घमंड टूटेगा। बलराम को मजबूरी में पंचायत का फैसला मानना पड़ा। अजी, हमारा घर लौट आया। देखो, अब हमें ठंडी चट्टानों पर कांपकर रात नहीं बितानी पड़ेगी। अब बच्चों को खुले आसमान के नीचे भीगना नहीं होगा। ये मिट्टी की दीवारें हमारे लिए फिर से आसरा बन गईं। देखिए ना, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। कितनी ठोकरें खाईं, कितनी बार अपमान सहा, लेकिन ईश्वर ने हमें फिर से छत दे दी। लगता है मानो ईश्वर ने हमारी आहें सुन लीं और हमें वह लौटा दिया जो सबसे जरूरी था, एक सुरक्षित आशियाना। उस शाम रामू अपने परिवार के साथ फिर से अपने पुराने घर की चौखट पर लौटा। बारिश की बूंदें अब भी आसमान से गिर रही थीं, लेकिन इस बार वे ठंडी नहीं, बल्कि ठंडी चट्टानों पर खुशी की बूंदें बनकर चमक रही थीं।
पंचायत के फैसले के बाद जब 50,000 रुपये रामू के हाथ आए तो घर लौटते समय उसके कदम हल्के से लगे। वह जानता था कि यह सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यह उसके परिवार की इज्जत, उसकी मेहनत की मान्यता और बच्चों के भविष्य की एक नई कड़ी थी। रामू ने फैसला किया कि सबसे पहले पुरानी छत को पक्का कराया जाएगा। वह समझता था कि टीन की झोपड़ी बरसात और ठंडी हवाओं की मार सहे नहीं सकती और बच्चों की सुरक्षा और नींद के लिए एक मजबूत छत अनिवार्य थी। पहले ही हफ्ते में उसने गांव के मिस्त्री के साथ मिलकर टीन हटवाकर सीमेंट की मजबूत छत बनवाई, दीवारों की दरारें भरवाईं, निचले हिस्से में नमी का इलाज करवाया गया और खिड़कियों पर छोटे छोटे नाले लगवाए गए ताकि बारिश का पानी भीतर न आए। गोमती ने घर के भीतर नई सफाई, कपड़े और बिस्तरों की व्यवस्था की। छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन इनसे परिवार में एक नई शांति और गरिमा लौट आई। छत पक्की हो जाने पर रामू ने बाकी पैसे सोच समझकर बांटे, कुछ बचत के लिए, कुछ बच्चों की पढ़ाई में और बचा हुआ थोड़ा सा पैसा एक छोटी सी रोजमर्रा की इनकम का जरिया बनाने में लगा दिया। सुनिए, सोचो तो जरा, चट्टान के पास जो पगडंडी है, रोज लोग आते जाते रहते हैं। अगर हम वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लें तो कैसा रहेगा? ठंडी हवा में हर कोई गर्म चाय पीना चाहेगा। हम सुबह जल्दी उठकर चाय बना लेंगे, बर्तन साफ करेंगे और दुकान सजा देंगे। धीरे धीरे हमारी पहचान भी बनने लगेगी। मुझे लगता है यह जगह हमारे लिए रोजगार का नया दरवाजा बन सकती है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ चाय ही क्यों, मैं बिस्कुट और गर्मा गर्म टिक्की भी रखूंगा। राहगीर जब ठंडी हवाओं से कांपते हुए यहाँ आएंगे तो हमारी दुकान से उठती भाप भरी चाय और ताजी टिक्की की खुशबू उन्हें रोक लेगी। लोग बैठकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे और हमें थोड़ी थोड़ी कमाई होगी। धीरे धीरे यही हमारी रोजी रोटी का सहारा बन जाएगा। शायद यही भगवान की ओर से मिला हुआ रास्ता है कि हम अपने पसीने से इज्जत के साथ जी सकें। और इसी तरह छोटी सी दुकान का आयोजन हुआ। रामू ने बचा हुआ कुछ पैसा छोटी टपरी, एक स्टोव, केतली और कुछ मग बर्तन लेने में लगाया। गोमती ने घर के पुराने धोए हुए कपड़े एक साफ कपड़े की तरह इस्तेमाल कर छोटे छोटे मछले और तख्ती पर गरम चाय, 10 रुपये जैसा सरल बोर्ड लिखा था। सुबह सुबह उठकर पानी गरम करती, चाय की मिक्सिंग का ध्यान रखती और मुस्कान के साथ लोगों को चाय परोसती। चट्टान की ठंडी हवा और उस पर उगते सुबह के पहला सूरज की किरणें, इन्हीं के बीच उनकी छोटी सी चाय की दुकान एक अजीब सी गर्माहट देने लगी। गांव के लोग पहले सिर्फ सहानुभूति में आते थे, पर धीरे धीरे वे उस दुकान की सादगी और परोसने के अंदाज से प्रभावित होने लगे। मजदूर, किसान, पहाड़ी राहगीर सभी वहां रुककर एक कप गरम चाय पीकर थकान मिटाते। सबसे बड़ी बात यह रही कि रामू और उसके परिवार ने ईमानदारी से काम किया। राधा की मुस्कान, गोमती का सम्मानजनक व्यवहार और मोहन की चंचलता, इन छोटी छोटी चीजों ने लोगों का दिल जीत लिया। दुकान पर रोज के कुछ नियमित ग्राहक बन गए। ठंडी सुबहों में तो चाय की मांग और बढ़ जाती। लोग कहते, चट्टान के पास रामू की चाय, और क्या चाहिए। चाय की दुकान ने सिर्फ आर्थिक सहारा ही नहीं दिया, बल्कि परिवार को आत्मसम्मान भी लौटा दिया। वे अब बचपन की लज्जा और बेघर रहने का डर भूलकर नए जोश से जीने लगे। जहां पहले रामू की शामें चिंता में कटती थीं, अब वही शामें दुकान बंद करके सोने से पहले परिवार के साथ चाय की एक और प्याली और आपस में भविष्य की बातें करने में बीतती थीं। मेहनत और सच्चाई की राह भले कांटों भरी हो, पर मंजिल हमेशा सुहानी होती है। जो ठंडी चट्टानों पर भी सपनों की आग जलाए रखे, उसे कोई तूफान हरा नहीं सकता।